अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग। यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शिगरी। नाज़रीन, लेटेस्ट सर्वे जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स का सामने आया, उनकी जानिब से लम्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स के कलेक्टिव ये एक एफर्ट थी जो एक सर्वे कंडक्ट किया गया लाहौर की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज NA 121, NA 122 और NA 124 में, और वहाँ के वोटर्स से सर्वे करा गया, उनसे बातचीत की गई, घर घर विजिट किया गया और इंटरव्यूज के दौरान जो बात सामने आई उससे ये नतीजा अखज़ किया गया इस सर्वे का कि जो 60% लोग जो हैं वो समझते हैं कि मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के अहल नवाज शरीफ साहब हैं, और 42% अफराद की नज़र में नवाज शरीफ साहब सबसे दियानतदार तरीन रहनुमा हैं। इसके साथ साथ ही हम ये भी बताते चले कि 60% के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मकबूल तरीन जमात है। बिसाइड्स दिस 45% आइंदा आम इंतखाबात में शेर को वोट देने के हक में है और उन्होंने वो इंदिया भी दिया है। सर्वे के मुताबिक 26% ऑन दी अदर हैंड 26% अफराद ये समझते हैं कि इमरान खान साहब दियानतदार हैं। 26% ने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए उनकी सलाहियतों में, यानी इमरान खान साहब की सलाहियतों पर यकीन का इजहार किया है। सूबाई क़यादत में शहबाज शरीफ साहब नंबर ले जाते हैं। 49% अफराद की नज़र में वो दियानतदार कंसिडर किए जा रहे हैं। 56.5% के ख्याल में शहबाज शरीफ साहब मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के अहल नजर आते हैं। इस सर्वे के हवाले से तो हम जरूर बात करेंगे कि ये कितना क्रेडिबल समझा जा रहा है ये सर्वे, और इसको एक्सेप्ट करती हैं दीगर जमातें कि नहीं। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता चलें कि गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब का जो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बहुत 100% क्रेडिट उन्होंने दिया जो कराची के जो हालात, ऑपरेशन कराची में जो हमें नजर आ रहा है, उसका क्रेडिट जो है वो सरबरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए हमें। एजाजुल हक साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सरबरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। लाहौर से हमें ज्वाइन करें एजाज चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एजाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें लाहौर से ज्वाइन करने के लिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, आई विल बिगिन विद गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर साहब की स्टेटमेंट जो इस वक्त हमने अपने नाज़रीन को सुनाई। सर, आप नहीं समझते कि एज अ गवर्नर उनको सियासत से अपने आप को दूर रखना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए गवर्नर को? ये आपको बयान जो है जहां पर वो कहते हैं कि 100% जो क्रेडिट है ऑपरेशन का वो नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलीना। गवर्नर को और सदर को बिल्कुल सियासी मामलात से बुलंद होना चाहिए ता वक्त है कि वो पार्टियों के दरमियान मुकाबला ना शुरू कर दें। अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ के दरमियान उन्हें कहा जाता है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है और वो इसका तज्जिया शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है वो गलत होगा। उसके अलावा भी सियासी बयानात से परहेज़ ही करना चाहिए। यहाँ जब वो गवर्नर साहब वहाँ बैठे हुए हैं जो सूबा सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से डिस्टर्ब रहा है, आप तो जानती हैं कि रोज़ाना टारगेट किलिंग होती थी, फिर ये कहते थे आज कम मरे हैं। वहाँ रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से अमन व अमान बहाल हुआ है। और मेरा चूँकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पूरे मुल्क में जाना होता है तो मैं ये बात बिल्कुल बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि लोग बड़े खुश हैं। एक बात का खौफ उन्हें है कि कहीं ये ऑपरेशन बंद ना हो जाए और वो दहशतगर्द ज़्यादा ताकत से वापस ना आ जाए, ये उन्हें अब भी ये खौफ ज़रूर है। बाकी माशाल्लाह अमन वहाँ बहाल है और उसका क्रेडिट जिस बंदे ने आके, जिस वज़ीर आज़म ने सब लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा कि कप्तान चीफ मिनिस्टर ही होंगे, उनके साथ ये अब की बात नहीं, एक लम्हा मैं 2 जुमले और, ये जब डाकू राज सिंध में हो गया था उसका भी कला कमा नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट में जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें नवाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे, थर में कहत पड़ा था तो 50,000 टन गंदम पंजाब की तरफ से तूफान उन्होंने भेजी थी। तो उन्हें सिंध से प्यार है और वो सिंध में अमन अमान के लिए भी उन्होंने काम किया। राइट अब्बासी साहब, बट जो इमरान खान साहब ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि पनामा का प्रेशर है जिसकी वजह से रिकग्निशन चाहते हैं, पब्लिसिटी चाहते हैं नवाज शरीफ साहब, ये कहलवाया जा रहा है, ये गवर्नर सिंध खुद नहीं कह रहे। देखिए भी बात है कि खान साहब की तो अपने व्यूज़ यकीनन होंगे।
लेकिन इस हद तक मैं ज़रूर समझता हूँ कि जो बात मुनासिब है वो करनी चाहिए। असल में जब ये मामलात हुए उस वक्त जब जनरल शेर साहब की अपॉइंटमेंट हुई है 2013 में, तो उसके बाद एक तवातुर से बहुत शदीद किस्म की जो है एक दहशत गर्दी की लहर थी पाकिस्तान में। नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो है ना वो एक अमाज का बन चुका था दहशत गर्दों की, और इंटरनेशनल प्रेशर भी यही था और लोकल प्रेशर भी यही था कि जी अब ये किसी न किसी तरह इसका कला कमा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब सियासी क़यादत के तज़ब्ज़ुब था, सियासी क़यादत थोड़ी ढीली पड़ी हुई थी कि जी हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरी नज़र में उस वक्त फ़ौजी क़यादत ने जो है यकीनन एक अप्रिशिएटिव स्टेप लिया, और एक हद तक मैं समझता हूँ कि सियासी क़यादत को मजबूर किया कि जी आप इस सारी चीज़ को ऑन करें और जो ना इस ऑपरेशन को होने दें, खुसूसन क्योंकि एक बहुत बड़ी इन्फिल्ट्रेशन रॉ की नज़र आ रही थी फाटा के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी और कराची के अंदर भी। और कराची के अंदर डेफिनेटली जो ना मैं समझता हूँ कि ख़ासतौर पे जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का किरदार एक किस्म का बन गया। मुझे समझ नहीं आई क्योंकि इस हद तक क्यों इंडियन इन्फ्लुएंस में आ गए और इस हद तक जो है ना उनके लोग जो है ना उनका कनेक्शन जो है ना इंडिया और रॉ से ज़ाहिर होना शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जब सियासी क़यादत तज़ब्ज़ुब का इजहार कर रही थी, उस वक्त जनरल राहिल शरीफ ने ये कदम उठाया और उसी के नतीजे में फिर ये सियासी क़यादत बैठी, APC हुई, नेशनल एक्शन प्लान हुआ, और फिर जो है ना उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि यकीनन देखें वज़ीर आज़म जो है ना मुल्क के वज़ीर आज़म है, आप उनको क्रेडिट ये नहीं हो सकता कि आप उनको क्रेडिट ना दें, लेकिन किसी और के एक्सपेंस पे नहीं। सर एंटायरली क्रेडिट जो 100% वो कहते हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़े से एक्सजेरेट कर गए हैं अपने हमारे जुबैर साहब। सर कुछ लोगों ने कहा कि खुशामद की जा रही है उनकी जानिब से एक इंतहा दर्जे पे जाके। नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए जहाँ ड्यू है वहाँ देना चाहिए। मेरी नज़र में वहाँ पे कुर्बानियाँ हैं बहुत ज़्यादा कराची के अंदर। वहाँ पे जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, खासतौर पर रेंजर्स के सर्विंग ऑफिसर्स वहाँ पे जो है ना दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, पुलिस के दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, जनरल्स का दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, कर्नल्स हुए हैं, सियासी कारकुन बेताशा हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन वज़ीर आज़म का हक़ की हैसियत में उनको एक क्रेडिट ज़रूर जाता है, लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी डेफिनेटली, और मैं समझता हूँ कि जनरल राहिल शरीफ का एक तो कद काठ भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मैं समझता हूँ उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने 3 साल अपने सर्व करके हुकूमत को डिस्टेबलाइज किए बगैर वो चले गए हैं। अब इस स्टेज पे हुकूमत क्यों चाहती है या PMLN क्यों चाहती है कि उनको डिराइल किया जाए या उनके कदकाठ को कम किया जाए, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है। एजाजुल हक साहब, क्यों अब उन पे एक बाकायदा तौर पे एक लीथल अटैक इसको टर्म किया जा रहा है कि राहिल शरीफ साहब जब तक अपना टर्म पूरा कर रहे थे तब तक एक आवाज नहीं आई, और जब वो चले गए तो उनकी प्रॉपर्टी वो लेते हैं तो वो भी जेर बहस आ जाती है। गवर्नर सिंध ने वो भी उसके भी बात की, उन्होंने कहा कि भाई वो अगर प्लॉट वो ले रहे हैं तो वो तो एक जनरल है, उनका हक है, उसमें इतनी एतराजात क्यों रेज हो रहे हैं? ये सर ये तो गवर्नर सिंध ने जो मेंशन किया ना जी 800 कनाल का, उसका इल्म नहीं आप कहाँ पे प्लॉट लिया उन्होंने, ये बेदियां जमीन की बात आई है लेकिन देखें ये मैं इस पे थोड़ा सा सदीकुल फारूक साहब ने बात की, गवर्नर सिंध का बयान सबको बड़ा अजीब सा लगा है क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो तो हर कोई उनको प्रेज कर रहा था, और जब उतर गए हैं तो कप्तान जो होता है ना टीम का वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं और फैसले भी प्राइम मिनिस्टर के हैं। मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड की हैसियत से बहुत सी मीटिंग जो नेशनल सिक्योरिटी पे हुई हैं वो अटेंड की हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है जब हम मैच खेल रहे होते हैं ना, कप्तान जो है वो कप्तान होता है और मैन ऑफ द मैच जो है कोई और बन जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कप्तान का क्रेडिट वो ले गया। बात यह है कि जो कैप्टन है वो कैप्टन ही रहता है। तो जो मैन ऑफ द मैच बन जाए, अगर राहिल शरीफ ने अच्छा काम किया तो अगर उन्होंने मैन ऑफ द मैच बन गए, इसका ये मतलब नहीं कि वो क्रेडिट जो है प्राइम मिनिस्टर से नीचे चला जाएगा, क्योंकि नो बट सर गवर्नर कह रहे हैं कि ही वाज मेड लार्जर देन लाइफ, वो ही वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी जनरल, तो इतना बड़ा चढ़ा के क्यों? पहली बात उन्हें ये बयान देना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, इस वक्त ये बयान देने का कोई तुक ही नहीं है क्योंकि कराची में एक ऑपरेशन हो रहा है और वो जारी और सारी है और कोई भी नहीं चाह रहा, जैसे सदीकुल फारूक साहब ने कहा कि वो ऑपरेशन बंद हो। लोगों को एक ही खौफ है। गवर्नर साहब इज ही एक्टिंग ऑन हिज ओन सर? खुद ये कह रहे हैं, खुद ही कहा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर के या किसी और ने कहा होगा उनको कि ये करें। मैं उसके बाद एक बात बताऊं कि उसका बयान आया इनके मिनिस्टर का, साद रफीक साहब का बयान आया मेरे ख्याल में, और उन्होंने ये कहा कि ये पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने कई दफा इंसान
बह जाता है अपने जोश खिताबत में, और ये भी मेरे ख्याल में बह गए थे जोश खिताबत में, या वो भूल गए थे कि मैं अब गवर्नर बन गया हूँ। वो समझ रहे थे कि मैं शायद अभी वहीं हूँ जहाँ मुझे डिफेंड कर रहा था जिस तरीके से मैं गवर्नर का पोर्टफोलियो रख के बड़े एहतियात और बड़े ध्यान के साथ कह दिया। अगर इजाजत दें, बात एजाजुल हक साहब ने ठीक की है कि वो चूंकि अक्सर टॉक शोज में पार्टी को डिफेंड करते थे, तो हो सकता है जरा एक लम्हे के लिए सवाल का जवाब दिया है ना। सवाल भी तो आप लोग सवाल पूछने से भी तो बाज नहीं आते ना, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि कुछ तो कहना जर्नलिज्म में सिर्फ सवाल लेकिन एक बात है। मैं जो मेरे दोस्त जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ सफदर बादशाह की, इन्होंने फरमाया कि सियासी क़यादत ढीली पड़ी। सियासी क़यादत ढीली नहीं पड़ी। हमारी मुसल्लह अफवाज में भी अफ़गान मुजाहिदीन और जो यहाँ दीगर लोग थे उनके हवाले से कुछ मामलात रहे हैं। ये APS का जब वाक़या हुआ सानेहा, उससे पहले मुज़ाकरात की बातें हो रही थी। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इजाज़त दें तो मैं मुज़ाकरात कराता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पाकिस्तान में उन्हें दफ्तर बनाने दिया जाए। ठीक है, ये बातें मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ये कहता हूँ कि ये तजावीज़ सामने आई। फिर मुज़ाकरात की बातें भी हुई, उनमें फिर APS तक मामला पहुँचा। फिर APC बुलाई जनाब नवाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने, उसमें इत्तेफाक राय हुआ। और जो इस वक्त तक सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म एक फोर्स है पाकिस्तान की, वो आर्मी है। आर्मी के हवाले का, और नहीं, मैं बहुत खूबसूरत तज्जिया उन्होंने किया कि जिस टीम के कैप्टन के हवाले ये काम किया, उन्होंने उस हवाले से अच्छा किया। और अब एक कैप्टन नए आए हैं जो रद्दुल फसाद की सरबराह। राइट, इजाज चौधरी साहब क्या कहेंगे? खान साहब तो कह रहे हैं कराची के में जो अमन कायम हुआ उसका क्रेडिट जनरल राहील को ही सिर्फ जाता है। वो ये राइट, याद दिलाता हूँ जी जी, ये जो ऑपरेशन है ये यानी अभी जरदारी साहब बैठे हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा वहां पर बेंच बैठा था और उसने सारे कराची के हालात का जायजा लिया था। फिर उसके बाद एक JIT बनी थी, उसने सारे हालात का जायजा लिया था। और उसके बाद ये कोई शक नहीं है कि ये फिर हुआ 2013 में वो इख्तियारात दिए गए यानी रेंजर्स को, क्योंकि पुलिस तो वहां की नाकाम हो चुकी थी, जो सिविल एजेंसी है वो तो नाकाम हो चुकी थी। फिर जाके यानी पुलिसिंग के भी इख्तियारात रेंजर्स को दिए गए। फिर आप इस कंडक्ट को पूरे वक्त में दे सकते हैं कि वफाकी हुकूमत की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है और कितने वजीर आजम साहब इस असना के अंदर दौरे करके वहां पर लोगों को जाके बैकअप करते रहे हैं। चुनाचे मैं नहीं समझता कि ये इसको बाद के लिए छोड़ देते तो तारीख यकीनन लिखती कि उस दौर का वजीर आजम नवाज शरीफ था। लेकिन जब आप इस वक्त ये बात शुरू कर रहे हैं तो इसके मकासद और हैं। जुबैर साहब का मसला ये है कि फ्रॉम नोवेयर वो तशरीफ ले आए। बाज लोग सियासी प्रोसेस से नहीं गुजरते ना, उन्हें पता ही नहीं होता। वो चाहे जितने मर्जी डिग्रियां लेकर आ जाए ना, उन्हें पॉलिटिकल प्रोसेस का अंदाजा नहीं होता। वो वहां पहुंच गए और एक ही काम पूरे वक्त में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन होते हुए पाकिस्तान के अदारों को बेचने के ऊपर वो लगे बट इजाज चौधरी साहब ये बना के बताते रहे कि ये बड़ा प्रॉफिटेबल काम है। इजाज चौधरी साहब बात मेरी पूरी होने दें, थोड़ी सी रह गई है, प्लीज मेरी बात अर्ज की कि जोश खिताबत में क्यों वो लाइन ब्रीच कर दी जाती है और बड़ा कुछ कह दिया जाता है। नईमुल हक साहब ने भी अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2013 के इलेक्शन जो है फिर बोला गया कि जी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहे हैं तो पार्टी रिप्रेजेंटेशन तो है ना। जी मैं उसके भी जवाब दे दूंगा, मुकम्मल हो जाने दें। जुबैर साहब ने यह फरीजा बदरजा हुक्म सर अंजाम दिया कि पनामा के इशू के ऊपर उन्होंने बड़ा डिफेंड किया, ठीक है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का वाहिद जर्नैल राहील शरीफ है जिसके ऊपर ना उसके दौर के अंदर किसी ने उंगली उठाई और ना उसके बाद उंगली उठाई, सवाए इसके कि पहली दफा मैंने आज ये कल सुना कि गवर्नर सिंध ये कह रहे हैं, यानी उसी जिस खिदमत के इफ्जाने के तौर पे गवर्नरी मिली है उन्हें वो पुरानी असाइनमेंट अभी भूली नहीं थी, तभी उसने किया। इसलिए मैं समझता हूं कि आप जब
यानी दुनिया की पूरी के अंदर जब वक्त गुजर जाता है, 5, 10, 15 साल गुजर जाते हैं, 20, 30 साल गुजर जाते हैं, तो लोग तबसरे करते हैं, खुल के करते हैं। पाकिस्तान में तो आज तक वो भी नहीं हुआ। पाकिस्तान सकूत मशरकी पाकिस्तान हो गया, उसकी रिपोर्ट तक आज तक नहीं शाया हुई। ओजडी कैंप की रिपोर्ट आज तक नहीं शाया हुई, यानी उसामा बिन लादेन वाली रिपोर्ट आज तक नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। इसी हुकूमत के अंदर आपके सामने डॉन की स्टोरी का भी आज तक कुछ नहीं हो सका। इसलिए इनके जो रवैया है टुवर्ड्स फौज, वो हमेशा ही ऐसा रहा है कि कोई काबिल तारीफ नहीं है। और फौज भी उस वक्त मैं सिद्दीकुल फारूक साहब का पॉइंट ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। वो जनरल कियानी वाली जो बात की थी जी, देखिए ये जो जुबैर साहब की बात कर रहे हैं, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल के बेटे हैं, जनरल उमर के जी, 4 स्टार जनरल के बेटे ये बैठे हैं। और मैं जो यहाँ बैठा हूँ, खुदा के फजल करम से मेरे वालिद और दादा दोनों ने अंग्रेज़ की जेल काटी है पाकिस्तान के लिए। मेरे ससुर ने 7 साल जेल काटी है, मैंने जेलें काटी हैं। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के दिफा को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं, और उसके लिए फ़ौज लाजिम व मलजूम है। हम फ़ौज की क्यों मुखालफत करेंगे? ये जो कभी मुखालफत की बात आती है, ये उन लोगों की हवाले से आती है जिन्होंने इस मुल्क में आइन के हवाले से गलत आमिरियत की है। बाकी एक राय है भाई, ये एक जनरल का बेटा है, एक फौजी खानदान, पूरा खानदान है फौज का। इसलिए किसी ने अगर कोई बात कर भी दी है तो कुछ उसको थोड़ा सा अलाउंस भी दें। सर किसी ने नहीं, गवर्नर सिंध नहीं, मेरा मतलब है कि यानी मैं एक हवाला दे रहा हूँ ना, गवर्नर सिंध ने की है। मैंने अर्ज किया ना कि गवर्नर, पर आप अग्री करते हैं उनकी बात से जब वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी जनरल थे, मतलब इतने कोई बड़े? देखे ना, मैं इससे नहीं एग्री करता। अग्री नहीं करते? नहीं एग्री करता हूँ। उनका खानदान एक अच्छा खानदान है फौजी हवाले से, वहाँ अपना निशान हैदर भी मौजूद है, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो बार बार कहते हैं जी हर काम में फ़ौज बुला लेते हैं, मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि अगर फ़ौज को ये काम न दे तो फिर दूसरा ये है कि हम ऐसा एक इदारा खड़ा कर दें जिसके पास उनके बराबर के करीब के हथियार हों, ताकि दहशत यानी वो एयरफोर्स वो अपना इस्तेमाल कर ले। अमरीकी फ़ौज, दूसरी फ़ौजें दूसरे मुल्कों में जाकर लड़ती हैं, दूसरे मुल्कों में। पाकिस्तानी फ़ौज भी दूसरे मुल्कों में जाकर लड़ रही है, लड़ती है ना UN के तहत। तो इसलिए फ़ौज का जो काम है फ़ौज से ही लेना है, और आइन के मुताबिक एक डिप्टी कमिश्नर बुला सकता है अगर ऐसी सूरत हाल हो। जहां सूरत हाल आम पुलिस और आम लोगों के कंट्रोल में नहीं आती, वहां फौज को ही जाना होगा, ये उसका आईनी फर्ज है। सर मसला फिर ये है ना कि अभी जो लाहौर में जो वाकया हुआ बेदिया रोड पे, उसके बाद भी बड़ा इशू उठा कि भाई पुलिस को उस तरह से फाल क्यों नहीं करते, उस तरह से काबिल क्यों नहीं? वर्दियां इतने सालों बाद वर्दियां चेंज कर देने से उनकी कारकर्दगी थोड़ी ना अब बदल जाती। कल मेरी परसों IG से भी बात हुई है। कल मेरे पास एडिशनल IG और एक DIG मेरे पास आए, चूंकि यात्री आ रहे हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पुलिस और सारी चीजें जेरे बहस आई। मैंने 4 तारीख को तमाम एजेंसियों की मीटिंग जो है चेयर की है। तो ये बहुत सी बातें टॉक शोज में कहने की बहुत सी नहीं है। राइट सर। सर 4 साल बाद ये तमाम चीजें करने की नौबत आ रही है। एक तो क्या कहेंगे सफदर अब्बासी साहब, इस वक्त खुर्शीद शाह साहब का भी बयान था कि जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो हम बड़ा कुछ बोलते हैं और फिर जब हम हुकूमत में आते हैं हमारी तरजीहात बदल जाती है। ये तो यकीनन है जी, ऑल अलॉन्ग हमने यही देखा है। देखिए अब बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए जनरल साहब तो एक अच्छे अंदाज में जो ना अपनी जो भी उनकी सरबराही थी फ़ौज की 3 साल, उन्होंने अपने 3 साल मुकम्मल किए और जो ना वो जो है ना उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ऑप्ट की। तो मेरी नज़र में इसी तरह ही होता है। प्रॉब्लम हमारा क्या हो गया है, अनफॉर्चुनेटली शायद सिद्दीक साहब मुझसे एग्री ना करें, असल में एक डीपोलिटिसाइजेशन का अमल इस वक्त पाकिस्तान में बहुत शदीद किस्म का चल रहा है, और जो लीडरशिप है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रही जिस लेवल पे उनको पहुंचना चाहिए। और जनरली ये देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक नेशनल लीडरशिप का मुझे बड़ा शदीद फुकदान नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सारे अपने जितने भी लीडरान हैं, मियाँ साहब की भी और भी जितने लीडरान हैं उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन एक बात बड़ी तय है, वो ये
ऐसा तो जनरल राहिल शेख की पर्सनैलिटी कुछ इस किस्म की थी, ख़ासतौर पर उनके ख़ानदानी बैकग्राउंड के हवाले से, मेजर शबीर शरीफ साहब के हवाले से और उनकी अपनी बैकग्राउंड के हवाले से, कि एक क्लीन किस्म की इमेज और एक क्लीन इमेज के साथ, और फिर माशाल्लाह उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो तकरीबन जो ना सारी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर छा गए थे, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने किसी भी स्टेज पे ये नहीं सोचा कि जी उन्होंने सिविलियन सेटअप को या डेमोक्रेटिक सेटअप को जो है डिस्टेबलाइज करना, उन्होंने किसी स्टेज पर डिस्टेबलाइज नहीं किया। हाँ, ये बात है कि उन्होंने असर्ट अपने आप को ज़रूर किया, मतलब बातें मनवाई, यहाँ पे भी मनवाई, कराची में भी मनवाई, लेकिन जब वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू था खासतौर पे सिंध के अंदर कि जी आपको सिंध के अंदर रेंजर्स भेजने चाहिए, पंजाब के अंदर रेंजर्स भेजने चाहिए, जब हुकूमत ने एग्री नहीं किया तो जनरल साहब ने कोई नहीं उठा के ज़बरदस्ती रेंजर्स को या सर्विंग फौजियों को वहाँ भेज दिया। अल्टीमेटली जो भी फैसले हुए वो सिविलियन सेटअप ने किए, लेकिन ये यकीनन बात है कि उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी थी, उनका एक अपना वो कहते हैं ना दबंग अंदाज था, उससे गालबन जो है ना बाकी लोग जो है ज़रा ओवर शेडो हो गए। तो अब उनको इस वक्त इस स्टेज पे उनको डिराइल करना मैं समझ मुनासिब नहीं लगता। इजाजुल हक साहब, ये जो सर्वे का मैंने एक इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था, व्हिच हैज डिक्लेयर्ड नवाज शरीफ साहब एज द मोस्ट ऑनेस्ट लीडर इन पाकिस्तान, कैसे देखते हैं सर आप इस सर्वे को? देखिए, ये सर्वे पहली बात तो ये है कि सर्वेस कभी सही निकलते हैं कभी नहीं निकलते। हार्वर्ड का सर्वे पाकिस्तान का और लम्स का सर्वे, लेकिन जो इनकी फाइंडिंग्स हैं लाहौर के हवाले से, देखिए लाहौर जो है ये PMLN का गढ़ रहा है बड़े अरसे से, किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी का भी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल क्लीन स्वीप है। आज भी मेरे ख्याल में एक आधी सीट PTI के पास है लाहौर की, बाकी सारी PMLN के पास। तो PMLN और उन हलकों का ये सर्वे है जहाँ पर स्पीकर बैठे हुए हैं, जहाँ पर मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का भी हल्का है, शायद शहबाज शरीफ का भी हल्का है वहाँ पर। तो उन हलकों में लाजिमी बात है कि वो लोग जो हैं वो PMLN की बड़ी उनकी इंक्लिनेशन है, तो इसलिए ये सर्वे जो है वो फेवरेबल आया है। पनामा के बारे में भी कई TV जो थे उन्होंने लाहौर के इन हलकों में सर्वे किया था, कुछ मैंने टेलीविज़न पे देखा था, और वहाँ पर भी लोगों ने यही कहा कि भाई उनको इसकी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है कि इसकी वजह से कोई तब्दीली आएगी यहाँ पर, क्योंकि हमने फिर भी वोट जो है वो शेयर को ही देना है, क्योंकि ये उनका गढ़ है वहाँ पे भी दूसरी जमातें जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकी। बट सर अभी ज़रदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आइंदा हुकूमत तो उनकी ही बनेगी पंजाब में। वो तो कह रहे हैं कि जो मैं कहूँगा वही वजीर आजम बनेगा। तो बहुत से लोगों को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया पहले ही कि जो नहीं बन सकते। तो ये कहने में और करने में बड़ा फर्क है, ये कहना चाहता हूं। लेकिन सर ये जो एक बड़ा एक एविडेंट चेंज जो नजर आ रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ काफी ज्यादा मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं आप? या बैक चैनल कुछ ना कुछ मुज़ाकरा, तो वो जो मुकमुका का जो एक ब्लेम है वो है अपनी जगह? नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप देखें हुकूमत की पीपल्स पार्टी के साथ है, इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो सही तरीके से चल रही है। और अभी जब हम बात कर रहे थे ये तो गवर्नमेंट ने, मुझे मालूम है कि बड़ा पेन लिया ये फौजी अदालतों के हवाले से। जब बातचीत शुरू हुई थी तो बहुत सी जमातें थी जो नहीं माननी थी, हालांकि उनके अलाइज में से जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप नहीं माने, उन्होंने वोट भी नहीं दिया भी और नहीं भी दिया, अब्सटेन किया, अपने आप को ना नहीं की। और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी बहुत आगे तक गए, पता नहीं क्या क्या मनवाने की कोशिश की उन्होंने इस तमाम मामले में, लेकिन गवर्नमेंट ने और स्पीकर ने और इसहाक डार साहब ने बड़ा पेन लिया और कई मीटिंगें की पूरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर और अलग भी उनसे। तो यहाँ पे ये तासर देना कि जी हुकूमत और फौज के बीच में कोई खला है, तो मुझे तो ऐसा कोई बात नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये जो ज़ुबैर साहब ने कह दिया ये शायद कोई उनकी अपनी राय हो जिसको बाद में हुकूमत ने डिनाई भी कर दिया। मेरे ख्याल में इसको इतना उछालना नहीं चाहिए और उनको भी चाहिए, अगर वो सुन रहे हैं ज़ुबैर साहब के, आइंदा जरा मुतात रहें और मुतात रहे कि बिल्कुल इस किस्म के बयान देना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एजाज चौधरी साहब, सर केपी में आपकी हुकूमत के चौथे साल में दाखिल होते ही सडनली PTI रियलाइज्ड कि वहाँ की आवाम को मेट्रो बस की जरूरत है। क्या वजह रही सर 4 साल तक जो इस केपी की आवाम को महरूम रखा गया इस मंसूबे से? तो आपको लगता है कि वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि इनिशिएटिव क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब का था तो इसलिए नहीं बनने देना था? खान साहब के बड़े बयान ऑन रिकॉर्ड हैं। शहबाज शरीफ साहब तो कोई 35 बरस से वक्फे से पंजाब पे हुक्मरान खानदान हैं, उन्होंने तो कोई इनिशिएटिव छोड़ा ही नहीं होगा आज तक जो उन्होंने ना लिया हो। आज तक जो पाकिस्तान के जिन हालात और जिन मसाइब के अंदर हम घिरे हुए हैं वो अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की देन है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तहरीक इंसाफ के पेश नज़र
कुछ चीज़ें तरजीह में हैं और इन 4 सालों के अंदर उस तरजीह के ऊपर काम किया गया है। मसलन तालीम तरजीह में थी, मसलन सेहत और हेल्थ तरजीह में था, मसलन लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग तरजीह में थी, मसलन लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम उस तरह के वो निचली सतह तक पहुंच जाए, वो तरजीह में था। मैं उसका एक छोटा सा कंपैरिजन पेश करता हूं। इतना बड़ा 62% पाकिस्तान पंजाब है और यहां पर 14,000 नुमाइंदे हैं और 1.5 साल लगा उनकी लीडरशिप मुंतखब होते हुए। इतने माशाल्लाह इनिशिएटिव लेने वाले शहबाज शरीफ साहब हैं और आज तक लाहौर में मेयर तो बन गया कोई गरीब, डिप्टी मेयर नहीं बन सके, निचला नीचे कोई निजाम नहीं हो सका। ये इसके बरक्स KPK के अंदर एक शजरकारी की इतनी बड़ी मुहिम चलाई गई। चुनाचे ये हैं वो तरजीहात जो किसी जिंदा और बेदार मुआशरे के अंदर होती हैं। राइट, बट इजाज चौधरी साहब, खान साहब तो जंगला, लेकिन खान साहब जंगला बस सर्विस के बड़े खिलाफ थे। वो कहते थे अगर ये लोग पेशावर में इसको लेकर आए तो हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे, मुखालफत के लिए हम खड़े रहेंगे। बिजली आप जरा मेरी बात सुन लें तो आपको सवाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जी जी जी, मैं आपसे, और इन 7-8 बातों के बाद ये सड़क या बस की बात आई और उसमें भी जो कीमत है लाहौर की, इस्लामाबाद की, मुल्तान की, उनमें और पेशावर की बस पर किलोमीटर जमीन आसमान का फर्क बढ़ गई। अगर कहें तो मेरे सामने लिखा हुआ पड़ा बिलियन मैं आपको बता देता हूं जितना है। आपने नहीं ठीक बताया, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। पेशावर की 26 किलोमीटर है 33 अरब में, मुल्तान की 18 किलोमीटर है 29 अरब में, इस्लामाबाद की 23.2 किलोमीटर है 50 अरब में, लाहौर की 27 किलोमीटर है 60 अरब के अंदर। ये KPK और ये जो तजर्बाकार 40 साल हैं, इनका फर्क मौजूद है। इसलिए मैं समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ एक छोटा तजर्बा रखने वाली पार्टी जो है उसकी कारकर्दगी एज कंपेयर टू जिनका बड़ा वसी तजर्बा था और तजर्बाकार लोग थे उनसे बहुत तरजीहात की जो ऑर्डर है वो मुख्तलिफ रहा। लेकिन अगेन पेट्रोबस पे आए तो जी मैं पहली तो बात जो बहुत बड़े दावे, बुलंद बांग ऊंचे दावे इन्होंने किए थे, उसमें यह था कि हम 9 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे, सारे बड़े मगरमच्छ पकड़ लेंगे। आज 4 साल होने वाले हैं, कितने मगरमच्छ पकड़े हैं? इनके अपने चीफ मिनिस्टर पर, इनके अपने MNAs और MPAs कागज लाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये करप्ट है, क्या किया उसके खिलाफ। दूसरा ये फरमाते हैं मेरे भाई कि जनाब ये बताएं कितनी यूनिवर्सिटियां और कितने स्कूल इन्होंने कायम किए हैं, कितना बजट बढ़ाया है। नंबर 3 सेहत, मैं पहले भी बता चुका हूं, खुदा गवाह है, मैंने बताया मेरी बीवी पेशावर से हम निकले, चूंकि मैं पेशावर का रहने वाला हूं, मेरी बीवी को हार्ट पल्पिटेशन हुई, हम वापस गए नौशहरा, आगे से वापस गए नौशहरा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, ना डॉक्टर ना दवाई। वहां मैंने इख्तियार वली को फोन करके बुलाया, घर से हम डॉक्टर उठा के लाए, बाजार से दवाई खरीदी, वहां 2 घंटे रहे। जब मेरी बेगम स्टेबल हुई, अपने पैसों से दवाई, फिर हम इस्लामाबाद आए। अभी मैं अपने इदारे के सिलसिले में कोहाट गया 2 दफा, वहां लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल है फॉर लेडीज वेमेन, वहां ना दवाई ना कुछ। ये दूसरों पर कहते हैं जमीन पर, मैंने जमीन पर बैठे हुए और खवातीन को देखा। एक लम्हा, ये मुझे बस एक जुमला, फिर उसके बाद ये इन 4 सालों में ये बताएं कोई 2 बड़े मंसूबे, मुझे जरा मौका दे दे, 2 बड़े मंसूबे PMLN को बहुत ज्यादा टाइम साहब जी। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, एक बात, मैं लाहौर का रहने वाला हूं, 57 अरब नहीं यहाँ यानी जमपाल हूं लाहौर का। मैं आपको बताता हूं कि लाहौर के अंदर न कोई यूनिवर्सिटी का इजाफा हुआ, इधर बताएं, एक अस्पताल, मैं अपनी बात जारी रख सकता हूं जी? जी जी जी। मैं एक यूनिवर्सिटी का भी इजाफा नहीं हुआ, एक कॉलेज किसी की इमारत बनी हुई हो। यह तो हो सकता है किसी इंटर को डिग्री और किसी डिग्री को मास्टर और किसी मास्टर्स वाले यानी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। एक कॉलेज का इजाफा नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, एक हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, इन 32 सालों के अंदर लाहौर में बेनजीर के वक्त में बना था।
ठीक है, एक हस्पताल का इजाफा नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो अपने आप को बड़े तजर्बाकार कहते हैं। मैं आपको बताता वज़ीर आला साहब इस तरह पट्टा लेके ना जी तो मुजाहरे किया करते थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। हम तो आज इस वक्त भी मैं लोड शेडिंग में बताएं कि इन्होंने 200 स्मार्ट स्कूलों का मंसूबा, आप मुझे इजाजत दे सर, ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि डायरेक्ट स्कूल जो है बड़ा अच्छा मंसूबा था, लेकिन आते ही हुकूमत में तरजीहात बदल जाती है। आज भी उतना ही है। मुझे बताइए 200 बिजली स्मार्ट स्कूल KPK में इन्होंने बनाने का मंसूबा बनाया, मुझे बताएं वो स्मार्ट स्कूल कहाँ है? अच्छा, मुझे इनका PC1 57 मैं आपको बताता हूं जी, बिजली, रोजगार, लोगों की तरजीहात सामने आई है, करप्शन का खात्मा, महंगाई, माशी इस्तेहकाम, क्या है जो तीसरी बार वजीर आजम बने? देखें, दोनों जगह काम हो रहे हैं। KPK में भी मैंने कल देखा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक स्कूल बनाया या खाना शाना भी दिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वहाँ पंजाब कार्डियोलॉजी में इमरजेंसी को एक्सटेंड किया गया, वो कोई जिक्र ही नहीं करता उसका, है जी। 2 अस्पताल हाँ, 2 पंजाब से सिंध की तरफ चले गए ना। रावल रोड पर इतना बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर बना जो AFIC के मुकाबले में है, और मतलब ये चीजें जो हो रही हैं, अब हम एक दूसरे को ये कहते हैं ये नहीं हुआ, ऑपोजिशन लीडर कहते हैं तरजीहात बदल गई नवाज शरीफ साहब की। अभी भी मैंने तो लाहौर की आपको एक बात बताई है। जी जी नहीं, वो आपकी बात ठीक है, आपने ये नहीं बताया। यहाँ पर 50% लोग लाहौर के अंदर। मैं नहीं कह रहा कि आपने गलत कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजें हुई हैं वो आपने जिक्र नहीं किया। कि मैं खुद अभी कल परसों गया हुआ था, पंजाब कार्डियोलॉजी का जो उन्होंने इमरजेंसी को एक्सटेंड किया, वो सारा मैं देख कर आया हूँ, बड़ी खुशी हुई। उससे पहले ये की 3.5 साल की हुकूमत और पंजाब में नून लीग की, आपको पता है कब से हुकूमत नहीं, लेकिन ये बात तो ये 3.5 दहाइयों की 9 दिन में करप्शन खत्म करने का भी इन्होंने कहा ना। 3.5 दहाइयां, एक नस्ल फिर दूसरी नस्ल, अब तीसरी नस्ल आ गई है। मैं आप दोनों को लड़ा दूं और खुद खामोश हूं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आपकी लड़ाई ना हो, लेकिन जो हकायत है वो वजीफा खानों से क्या शिकायत, हजार दें शाह को दुआएं, मदार है जिनका नौकरी पर, वो लोग तो नौकरी करेंगे। ये अब पता नहीं अब किसको कह रहे हैं, बताता हूं उनको। अच्छा, जी अब ये है कि 1 साल रह गया इलेक्शन में, और जो भी पार्टी जीतेगी वो अपनी कारकर्दगी पे जीतेगी। सर, पनामा का फैसला कैसे असरअंदाज करेगा? खिलाफ आते हैं इनके, क्या उसके रेपरकशंस अभी देख हम रहे ये हैं? कह ही नहीं सकते ना कि खिलाफ आना है या हक में आना है। सो ऑलरेडी और एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा एग्जिस्टिंग, वो सैनिटाइज होता हुआ नजर आ रहा है। आप अभी देखिए ना, शाम को अगर आप बैठ कर पनामा का फैसला जी ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है जी, बस फैसला आ जाना चाहिए। तो बहुत से हम भी जाते हैं टीवी के ऊपर, हम भी देखते हैं उनको, फैसले को महफूज किए हुए अभी मेरे ख्याल में 1 माह से ज़्यादा हो गया। चंद दिनों में ये फैसला भी आ जाएगा और पता लग जाएगा कि भाई क्या फैसला आ रहा है। इसमें अभी मेरे ख्याल में क्योंकि सब जुडिस का केस, इस पर ज़्यादा बात हम कर नहीं सकते। मैं नहीं कह सकता जी कि हक में आएगा कि अगेंस्ट आएगा। इस पर हमने ही बहुत सी बातें की हैं कि जी ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो वो अपनी जगह है। अब हमने देखना ये है कि भाई आखिरी साल में कौन परफॉर्म करता है, कौन ज़्यादा बेहतर काम करता है, और वो जो बेहतर काम करेगा, अगर लोड शेडिंग कम हो गई, जो लग रहा है कि 2018 के शुरू में कुछ कम हो जाएगी, अगर ये ऑनलाइन आ गए बिक्की का और कोल वाले जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं साहिवाल में, तो फिर शायद थोड़ी बेहतरी आ जाए। तो लोग यही देखेंगे कि किसने क्या डिलीवर किया और जो आने वाली हुकूमत है वो क्या वादे कर रही है हमसे, क्या वादे कर रही है। तो अब्बासी साहब पता लग जाएगा। राइट, अब्बासी साहब वो जो सर्वे की क्योंकि हम बात कर रहे भी थे, जरदारी साहब तो किसी कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते सर। सारा मुकाबला जो है नवाज शरीफ साहब का या तो खुद से है या इमरान खान साहब से। आप कैसे देखते हैं सर? और जरदारी साहब जो कि कह रहे हैं कि जी सेंट्रल के साथ साथ पंजाब पे भी उनकी हुकूमत होगी। देखिए जी, पहले तो अभी सर्वेस का तो मामला बेशक हार्वर्ड का सर्वे हो, लेकिन ट्रंप की इलेक्शन में अमेरिकन सारे सर्वेज जो है गलत हो गए। पहली बात तो ये, ठीक है। फिर दूसरी बात ये लिमिटेड है 121, 122, 124 तक, अगर मैंने सही सुना है। तो ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जो कि यानी नून लीग का काफ़ी उस पर ज़्यादा असर है। तो यकीनन
अगर 40% लोग कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब के हक में दे रहे हैं तो ऑलरेडी रिपल्स तो क्रिएट हो गए ऑलरेडी ये, लेकिन वो तो अब इस्तेमाल की बात है ना कि एक सर्वे आता है फिर उसको पॉलिटिकल जमात किस तरह इस्तेमाल करती है। मैं समझता हूं वो वाली बात जो गवर्नर सिंध की स्टेटमेंट और फिर ये सर्वे कुछ प्रेशर ईज ऑफ करने की कोशिश की जा रही है। ये सर्वे तो पहले हुआ होगा ना जी, पहले हुआ होगा और यानी अभी लाइमलाइट में आया है, लेकिन यकीनन पीएमएलएन के अगर हक में आएगा तो उनका हक पहुंचता है कि जी उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं कि जी नहीं, मतलब उसको पोर्ट्रे ये किया जा रहा है तो शायद नेशनल लेवल का सर्वे, हालांकि ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का सर्वे Absolutely. और उन इलाकों का सर्वे जहां नून लीग यकीनन एक अपना उसका स्ट्रांग होल्ड है वहां पे। जरदारी साहब की आपने बात की, मैं माफी चाहता हूँ, बड़ा जो ना कैटेगोरिकली मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर आगे चलना है तो जरदारी साहब को बैक सीट लेनी होगी। अगर जरदारी साहब जितना ज़्यादा अपने आप को असर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो ना पार्टी को नीचे खींचते चले जाएंगे। तो उसका उनका जिक्र इसलिए नहीं क्योंकि लाहौर के हवाले से शायद सिंध का सर्वे होता तो कुछ लोग शायद उनकी भी हिमायत में बोलते, लेकिन जनरली उनकी जो 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 रेपुटेशन बन गई है ना वो बहुत ही नेगेटिव हो गई है। और इस नेगेटिव परसेप्शन से अगर वो समझते हैं कि जी वो पीपल्स पार्टी को दोबारा पंजाब के अंदर कोई हक हुक्मरान नहीं दिलाएंगे, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ पार्टी का 60 से 70 हज़ार वोट बैंक था वो गिर गया 5,000 और 3,000 और 800 पे आ गया। अगर इस वोट बैंक को लिफ्ट करने के लिए उनके पास क्या जादूगरी है कम से कम मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कैसे कर पाएंगे? बेसिकली नहीं, मेरी नज़र में जी मैं माजरत के साथ सिद्दीकुल फारूक भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, इनको गिरा ना गुजरे, तो मियाँ साहब और जरदारी साहब की आपस में जो है ना बड़ी सीरियस किस्म की लिंकअप है। वो आपस में मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे को दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे, तकरीरें करेंगे और वो सिंध में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे। बेसिकली उन्होंने डिवीजन कर रखी है। सर ये जो अभी सिंध उन्होंने जरदारी साहब के हवाले किया और जरदारी साहब ने पंजाब इनके हवाले किया हुआ है। बाकी सारी जो ना वर्बोसिटी है वो वर्बोसिटी आपको हर वक्त नजर आती है। बट ये जो सीपेक हमारा प्रोग्राम था, सीपेक ये जो क्रेडिट लेने की कोशिश की जाए, पीपीपी का बनाया हुआ मंसूबा था सीपेक, जिसकी आज क्रेडिट जो है वो मियाँ साहब लेने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई नहीं। देखिए वो सब तो कागजों में होगा ना, लेकिन जब आया है सामने तो मियाँ साहब हुकूमत में आए। इधर भी फिर अगर आप जनरल राहिल शरीफ के किरदार को इग्नोर करते तो वो भी फिर बहुत ज़्यादा वो हो गया। आई थिंक कि फौजी क़यादत ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है चाइनीज़ क़यादत के ऊपर कि जी हम आपको देखें ना चाइनीज़ का बेसिक डर क्या है। आप अगर तवातुर से देखें तो कितने चाइनीज़ इंजीनियर्स यहाँ अगवा हुए हैं पिछले 10 साल, 15 साल में, 20 साल में। सबसे ज़्यादा जो चाइनीज़ का मसला ये था कि सिक्योरिटी, तो उनको सिक्योरिटी बाकायदा जब फौजी क़यादत ने जाके गारंटी दी है तो फिर वो अपने $50 अरब, चाइनीज़ बहुत बड़े ताजिर है, मैं आपको बता दूं, आप उनको मजाक ना समझे। बिल्कुल सिंस 3000 ईयर्स जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है वो तिजारत करती है और उनको अपने पैसे का इस्तेमाल करना सही जगह पे आता है। तो उनको सबसे पहले सिक्योरिटी चाहिए थी और यकीनन जो है ना जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप थी उस वक्त की, उन्होंने बड़ा उनको कॉन्फिडेंस दिया कि आप आए। लेकिन अब भी जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो जिस चीज को देखना है कि क्या पाकिस्तानी अवाम के लिए इसमें कुछ है, क्योंकि ये ना हो कि सारी की सारी चीजें जो है चाइनीज अपने लिए तो ले जाएं लेकिन पाकिस्तान के अवाम तो बिल्कुल सही है। इजाज़ चौधरी साहब जी मैंने ये बताना है कि सफदर साहब ने ये जो कहा है मैं इससे 100% डिसएग्री करता हूँ। जो जरदारी साहब इलेक्शन का साल, हाँ इलेक्शन का साल है, हर पार्टी असर्ट करने की कोशिश करेगी। अलबत्ता जब इलेक्शन हो जाएं उसके बाद पार्लियामेंट में हुकूमत साजी या पोजीशन में फिर जो एक कंसेंसस बाज़ चीज़ों पर होना चाहिए जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है पाकिस्तान के, तो वो तो होना भी चाहिए। रह गई ये बात फौजी क़यादत, ये पता नहीं क्यों तकसीम हम करते हैं। जो बंदा ये जी फलां ने जमहूरियत के हवाले से देखें, जमहूरियत पर हमला नहीं किया, जमहूरियत पर हमला करना गद्दारी है, आइन तोड़ना है। अब ये कहना इसका मतलब ये है कि फलां बंदा जो है वो गद्दारी के लिए पर तोड़ रहा है, फलां ने नहीं तोड़े। देखें हर एक की आइन ने हदूद मुकर्रर कर दिए, हम सबको उनके अंदर रहना है। रह गया सर्वे, मैं सर्विस पर यकीन नहीं रखता, लेकिन इक्तिसादी अगर विजन है किसी का पाकिस्तान में जिसने प्रूव किया है तो वो तो नवाज शरीफ का है। ये मोटरवेज 90 में आए और उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम सेंट्रल एशिया तक जाना चाहते हैं, उधर हम जाना चाहते हैं गवादर। मैं तो दुआ करता हूं कि सिद्दीकुल फारूक साहब बिल्कुल दुरुस्त हों। इसी के सिंध में जितने भी मियाँ साहब के अलायंस थे उन सबको उन्होंने इतना कोने में फेंक दिया कि वो सारे बेचारे तक करेंगे कब मियाँ साहब जो है ना दोबारा सिंध में आते हैं। वो वाकई करने जा रहे हैं तो जो कम से कम सिंध के अवाम जो है बड़े खुशी का इजहार करेंगे मियाँ साहब वहाँ आ रहे हैं। और सर पीटीआई बड़े मुंतजर हैं, कुछ लोग उनमें भी शमूलियत पीटीआई में इख्तियार कर रहे हैं। इजाज़ चौधरी साहब आखिर में, अच्छा सियासी अमल है। इजाज़ चौधरी साहब, जमहूरी हुकूमतों का महज सिर्फ इसी तरह अपनी मुद्दत पूरी कर लेना क्या जमहूरियत को बतदरीज बेहतरी की तरफ ले जा सकता है? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का असल मसला तो इक्तिसादी है
और इक्तिसादी मसाइल की जड़ जो है वो करप्शन के अंदर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप जो है, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं उनमें, मैं ये नहीं कह रहा, उनकी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, दोनों थॉरोली करप्ट हैं और एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। जिस तरह के 5 साल पहले जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की हिफाजत की, इसी तरह नवाज शरीफ साहब 4 साल तक हिफाजत करते रहे हैं। मैं रेफर करना चाहता हूं, जाती उमरा में एक खाना हुआ था जहां पर जरदारी साहब हेलीकॉप्टर के जरिए उतरे थे, बड़ा शोर हुआ था कि पता नहीं 70 के 72 डिशें उस खाने की थी। वहां पर यह तय हुआ था कि 4 साल तक आप जो मर्जी करते चले जाएं, हमें ना छेड़ें। 4 साल के बाद ये सारा नूरा कुश्ती और ये जो यानी कुकड़ों के खम की लड़ाई होती है, ये शुरू कर देंगे, के दरमियान वो वाली शुरू हुई है। और ऐसी जितनी लीडरशिप होती है वो कोई काम ये भी वहाँ दावत में मौजूद जिस इक्तिसादी तरक्की ये गुण गा रहे लगता है ये भी उस दावत में मौजूद थे। पाकिस्तान सख्त मसाइल बड़ी अंदर की खबरें दे रहे हैं, कम हो गया है फॉरेन रिजर्व रखते हैं। हालांकि ये पता है कि दुनिया में तेल की कीमत जो है वो कम है, ये सिर्फ $10 बढ़ी है, तो ये हाल हो गया है। जब इनकी सियासत 60 से 100 तक चली जाए, खुदा ना खास्ता, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि असल पाकिस्तान में लोग सियासत में आते हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए। खान साहब, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है और इदारों को वो मजबूत देखना चाहते हैं, इसलिए वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। आखिर में उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। देखिए, ख्वाहिश का इजहार तो उन्होंने किया, बड़े अरसे से कर रहे हैं, मतलब अब मौका मिल रहा है उनको ये बातें करने का। लेकिन बात यह कि हर कोई पैसे बनाने के लिए नहीं आता। जिन्होंने पैसे बनाए हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि कड़ी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि ये दो अदारों को हमें आज़ाद करना चाहिए पार्लियामेंट से, एक अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और एक इलेक्शन कमीशन। ये अबव होने चाहिए पार्लियामेंट से। जिस तरह से भी हम करें, इनको इतना ऑटोनोमस करें कि कोई उंगली ना उठा सके। ये हमेशा ये बात होती है कि 9 साल में तो नहीं किया ना जी सर। और वो जो इदारों के सरबराह भी अपने मन पसंदीदा लोगों को लगाया जाता है। अब जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसमें पीटीआई बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रही है। मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ। बहुत देर हो गई उसमें, इस वजह से कि धरने के दौरान एक स्टैंड स्टिल आ गया था, लेकिन अब आजकल बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएंगे जो कि आगे चलकर अगले इलेक्शन में ये एक दूसरे पर उंगलियां नहीं उठाई। सर, ईसीबी कह रहा है वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वैसे ही जल्द ये कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इजाज़त चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया लाहौर से हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।